अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी उर्दू की बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन पर है और ये प्रेजेंटेशन सेकेंड ईयर क्लास के लिए है। तो अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन टिप मिले तो आप इसको अपनी किसी भी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपने अपनी आंसर शीट पे इस तरह से लिखना है इंशाया तर्ज, और आप लोग हिस्सा अव्वल या हिस्सा दो में जो भी सॉल्व करने लगे हैं आपने सबसे पहले वो करना है। और उसके बाद आप जो सवाल करने लगे हैं आपने उसकी हेडिंग देनी है सवाल नंबर 5। तो ये सेकंड ईयर का पेपर है, इसलिए सवाल नंबर 5 पे नज़म का खुलासा होता है। आपने सबसे पहले अपनी नज़म का खुलासा अटैम्प्ट करना है। जिस तरतीब से यहाँ ये पेपर सॉल्व किया गया है सेम उसी तरतीब से आपने अपना पेपर सॉल्व करना है। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज होगा। आपने नज़म का खुलासा करना है, वो हेडिंग थी कि कौन सी नज़म है, और शायर का नाम लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता, इसलिए शायर के नाम के कोई नंबर नहीं होते, आप वो ना लिखें, उससे आपका टाइम वेस्ट ही होता है। और जस्ट आपने ये खुलासे की छोटी सी हेडिंग देनी है और अपना खुलासा सेम बुक वाली वर्डिंग में लिख देना है। जहाँ से भी आपने याद किया वहाँ पे जो वर्डिंग है सेम उसी वर्डिंग में लिखना है। और बीच में आप लोग लफ्ज़ हाईलाइट कर दें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेपर लगता है। इसके बाद आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 सबक के खुलासा होता है। दो खुलासे आते हैं और आपको कोई एक करना होता है। आपने सबसे पहले उस सबक का नाम लिखना है, उसके बाद आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। इस बात का ध्यान रखें कि पहले सबक का नाम आएगा उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम आएगा, ठीक है। और ये ऊपर नीचे नहीं करना, इसका नंबर मतलब कि चक्र पे बुरा इंप्रेशन पड़ता है। देन आपने खुलासे की हेडिंग देनी है और आपने अपना खुलासा स्टार्ट करना है। 2.5 सफ़े पर आपका ये सबक का खुलासा होना चाहिए, इस तरह से। और दरम्यान में आप लोग लफ्ज़ हाईलाइट करते रहें जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। उसके बाद आप लोगों ने करना है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में हमारा ख़त होता है। आपने थोड़े से ऊपर बताना है कि यह ख़त किसके नाम है, अखबार के मुदीर के नाम, आगे डॉट 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 डाल दें। पूरा स्टेटमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। इस तरह आपने दे लिखना है इम्तिहानी मरकज़। अब कुछ बच्चे लिखते हैं कमरा इम्तिहान, तो अब ये ना किसी भी चेकर को कंफर्म नहीं होता कि कमरे के आगे अलिफ़ आता है या हे आता है। अब चेकर का कॉन्सेप्ट अगर अलिफ़ का है और आप कमरा हे के साथ लिखेंगे, काफ मीम रे हे कमरा, तो वो आपका गलत कर देगा। अगर चेकर का कॉन्सेप्ट हे के साथ है, अगर आप फिर अलिफ डाल देंगे तो वो आपका गलत कर देगा। इसलिए इम्तिहानी मरकज़ एक बेस्ट ऑप्शन है। इम्तिहानी मरकज़ इस तरीके से आपने डेट डालनी है। ये जो तरीका आप लोग को बताया गया सेम इसी तरीके में लिखना और अस्सलाम वालेकुम कह के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के आपने अपना ख़त स्टार्ट करना है। 2 से 2.5 पेजेस का आपका ख़त होना चाहिए और ख़त में कोई से भी आप हवाला जात वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इस तरह से आपने ख़त की अपनी एंडिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों ने करना है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारा पैराग्राफ की तशरीह होती है। सबक एक ही सबक की तशरीह, मतलब 2 तशरीह 2 पैराग्राफ्स आते हैं, आपने कोई एक पैराग्राफ करना होता है, ठीक है। आपने इस तरह से लिखना है पैराग्राफ की तशरीह, और अगर आप अलिफ वाला करें तो अलिफ लिखें, बे करें तो बे लिखें, और हवाला मतन की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने लिखना है सबक का अनवान, मुसन्निफ़ का नाम। इधर भी इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले सबक का अनवान आएगा उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम आएगा, ठीक है। ऊपर नीचे इनको नहीं करना और बिल्कुल सेम नेम लिखने हैं। आपने कोई भी किसी भी नुक्ते की भी गलती नहीं करनी इन दोनों के अंदर। उसके बाद ये माखिज़ और सिन्फ, ये आप लोग इसका कोई भी नंबर नहीं होता। अगर आप लोग को ये अच्छे तरीके से याद है तो आप लोग फिर लिखें, वरना इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलत लिख दिया तो आपके नंबर कटिंग हो जाएंगे। चेकर पे एक बुरा इंप्रेशन जाता है तो वो आपके तशरीह में नंबर काट लेते हैं इस चीज़ के। तो आपने यहाँ पे अगर आपको ये बहुत अच्छे से याद है फिर आप ये लिखें, वरना ना लिखें, कोई इशू नहीं है। देन आपके सैको सवाब में आपने जो गिवन पैराग्राफ होता है उससे थोड़ा सा ऊपर का बताना होता है कि इससे ऊपर क्या बयान किया गया और उस पैराग्राफ के बाद क्या बयान किया गया। 3 नंबर का ये होता है सैको सवाब, इतनी लेंथ के साथ आपने इसको लिखना है। देन आपने अपनी तशरीह स्टार्ट करनी है। तशरीह आपकी मैक्सिमम 3 से 4 पेजेस की, 3 पेजेस तो होने चाहिए तशरीह के, ठीक है। और इसमें आप ऐसे कोई भी हवाला जात लिख दें, कुरान पाक की आयत का तर्जमा या हदीस मुबारका, ये कोई भी शेर जो आपको आते हैं, किसी का कौल, इस तरीके से आपने तशरीह करनी है, ठीक है। इसकी तशरीह करने का ना बहुत आसान तरीका है कि आपको जो पैराग्राफ में कोई भी एक लाइन ऐसी जो आपको समझ आ रही है, तो कोई भी एक लाइन तो होती है ना। अब देखिए इस पूरे में इसने लिखा हुआ है अदल करो, अदल अदल वाली लाइन, तो मीन्स के एक इंसाफ पे तो हम कितना ज़्यादा हमारा पॉइंट क्लियर है, तो आप उसी के ऊपर बहस कर सकते हैं, उसी के ऊपर 3-4 पेजेस की तशरीह बना के लिख दें, ठीक है। जो आपको लाइन बीच में कोई आती है, खुलासा नहीं लिखना आप लोगों ने दरमियान में, वो गलत हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने अपना करना है सवाल नंबर 2 अटैम्प्ट। इससे पहले आपने सवाल नंबर 2, ठीक है, सवाल नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे आप। सवाल नंबर 2 में पहला हिस्सा नज़म होता है,
तो आपने हिस्सा नज़म करना है। और ये देखें, ये पहले शेर की तशरीह, इसमें नज़म का उन्वान और शायर का नाम दोनों लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मफ़हूम और देन आप तशरीह लिखें। 1.5 पेज की आपकी तशरीह तो ज़रूर होनी चाहिए। और ना एक और बात, आप लोग ना नज़म की तशरीह इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। नज़म में ये आपको इजाज़त होती है कि चूँकि नज़म का उन्वान से मौजूद, तो आप इसकी तशरीह भी इकट्ठी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं होती। नज़म की तशरीह आप लोग इकट्ठी कर सकते हैं। दोनों शेर आप लोग लिखें, मफ़हूम उनका इकट्ठा लिखें और देन आप अपनी तशरीह स्टार्ट कर दें। फिर 4 पेजेस पे इसकी तशरीह आनी चाहिए। उसके बाद आपने करना है हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में आपने तशरीह बिल्कुल अलग-अलग करनी है। इसमें आपको इजाज़त नहीं होती कि आप सारी इकट्ठी तशरीह करें। इसमें आपने बिल्कुल अलग-अलग करनी होती है। पहला आपने ऐसे नंबर दिए कि आप पहले शेर की तशरीह करने लगे। और शायर का नाम जस्ट आप पहले शेर में लिखें, बार बार आपको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है ये। पहले शेर में आपने लिख दिया ना शायर का नाम, तो बस ठीक है। आगे मफ़हूम, तशरीह, और इस तरह से आपने तशरीह करनी है इसकी। दैन उसके बाद सेकंड शेर की हेडिंग, मफ़हूम, तशरीह, इस तरह से तशरीह साथ साथ करनी है इसी प्रेजेंटेशन के साथ। और बीच में 2 हवाला जात आपने ज़रूर देने हैं। एक शेर के अंदर आपके 2 हवाला जात ज़रूर होने चाहिए। और फिर आपने तीसरे नंबर की हेडिंग दी, तीसरे शेर की। आपको शेर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सिर्फ आप नंबर दें और आगे से अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ तक आके हमारा पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। जस्ट हमारा ऐसे एक मजमून रह जाता है। और इसी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को टाइम मैनेज नहीं कर पाते। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं कि अगर वो पहले मजमून कर लेते हैं तो उनकी तशरीह रह जाती है, और अगर पहले तशरीह कर लेते हैं तो फिर बाद होगा तो उनका एंड से मजमून रह जाता है। तो ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएगा। रोज़ बैठ के किसी न किसी मजमून की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। रोज़ बैठकर किसी न किसी मजमून की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। आपकी स्पीड तेज़ होती है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपको पहले 40 मिनट लगेंगे, 45 मिनट लगेंगे, देन आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड तेज़ होती रहेगी। फिर आप 30 मिनट्स पे आ जाएंगे कि आप 30 मिनट्स में मैक्सिमम 8 to 9 पेजेस का मजमून कर सकते हैं, ठीक है। मजमून की लेंथ यही होती है कि 9 से 10 पेज तो आपके होने चाहिए मजमून के, ठीक है। और हर पेज पे 2 हवाला जात। ऐसे आपने हेडिंग देनी सवाल नंबर 6। और उस मजमून का कोई 3 मजमून आते हैं और आपको जो अच्छे से आते हैं, जिसमें आपको हवाला जात बहुत अच्छे से आते हैं ना, आप लोग वो करें, ठीक है। ये आपने ये नहीं देखना कि जिसमें आपको तशरीह अच्छे से आती है, मीज़ ये वाला सारा प्रोसीजर अच्छे से आता है, ये नहीं। जिसमें आपको हवाला जात अच्छे से आते हैं ना, आपने वो करना है। क्योंकि ना जो शेर हम बीच में लिखते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं। देखिए 2 लाइन इधर इसने ले ली, 2 लाइन इधर इसने ले ली, एक लाइन ऊपर छोड़ते हैं, एक लाइन नीचे छोड़ते हैं, तो शेर से ना बहुत ज़्यादा हमारी कवर हो जाता है पेज। तो और उसके बाद बंदा ये तो थ्योरी होती है तो ख़ुद भी अपनी तरह से बना कर लिख सकता है। तो आपने वो शेर ज़्यादा करना है, वो वाला ऐसे अटैम्प्ट करना है जिसमें आपको शेर अच्छे से आते हों, उसके हवाला जात आपके पास बहुत ज़्यादा हों। बाज़ को स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जिनको सिर्फ ये बीच का मटेरियल आता है, वो अटैम्प्ट करके बैठ जाते हैं, दैन उसको हवाला जात को याद ही नहीं आ रहे होते। फिर उनको इतने बड़े बड़े पेजेस भरने पड़ते हैं सिर्फ इसी चीज़ के साथ, अपनी थ्योरी के साथ। और फिर अगर बीच में कोई हवाला जात ना हो तो फिर वो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। सारा ऐसे अब देखें कितने ज़्यादा हवाला जात इसके अंदर आए हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो ब्लैक मार्कर के साथ भी कम्बिनेशन में इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक मार्कर, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ब्लैक मार्कर अलाउ है कि नहीं। जी बिल्कुल ब्लैक मार्कर अलाउ होता है। या अगर आपको फिर भी कंफर्म नहीं है तो जब आप अपने सेंटर में जाएंगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम, आपको जो एग्ज़ाम शीट मिलती है उसके ऊपर पहला पेज इंस्ट्रक्शंस का होता है। तो आप इंस्ट्रक्शंस में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि कौन सा मार्कर अलाउ है या नहीं। में ज़्यादातर यही होता है कि ब्लैक मार्कर अलाउ होता है और वह लिखा होता है पूरा। तो यहाँ तक देखें ये एंड किया है ऐसे 9 पेजेस का, ये ऐसे था। चलिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये प्रेजेंटेशन आपको समझ आई होगी और आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इसी प्रेजेंटेशन को अगर आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स या हाईएस्ट मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।